ये तो चलो प्लास्टिक का पार्ट है, यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे कैसे हिल रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसके बीच में जो ये प्लास्टिक का पार्ट लगा के दिया गया है, ये भाई आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। मतलब फ्रंट यहाँ तक कि अपनी प्लेटिना में भी ये उस फीचर को दे रही है, लेकिन इस बाइक में से वो क्यों काट लिया मेरी समझ में नहीं आया भाई। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं करण बालियान और आज है हमारे पास बजाज पल्सर 125। पल्सर के पूरे लाइनअप की ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है और बजाज ने हाल ही में अपनी इस बाइक को एक अपडेट दिया है, लेकिन अपडेट के बाद भी बजाज ने यहाँ पर कुछ कमियाँ छोड़ दी है, या फिर ऐसा कह लो कि बजाज ने कुछ कॉस्ट कटिंग्स कर ली है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कमियाँ ही छोड़ी गई हो, यहाँ पे कुछ अच्छे फीचर्स भी ऐड ऑन किए गए हैं। हालांकि आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे कि क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, क्योंकि फीचर्स गिनवाने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन भाई नई बाइक्स या नई कार्स के साथ में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो हमारी आज की इस वीडियो का मेन फोकस यही रहने वाला है कि इस बाइक की जो कमियां पहले से थी उनमें कितना सुधार आया है, और अपडेट के बाद भी क्या इस बाइक में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बचे हैं, या फिर क्या कोई कमी अभी भी इस बाइक में छोड़ दी है बजाज ने। तो भाई बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठ के ऐसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई एक छोटा सा काम कर देना कि वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो जो प्राइस इस बाइक का पहले था उससे अब 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस बाइक को लेने के लिए। और गाइस अगर आप लोग बजाज का कोई भी प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो A to Z बजाज मुजफ्फरनगर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गो एंड कॉन्टैक्ट द शोरूम। भाई इस बाइक की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ना बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ में मिलती है, तो जितना आपका बजट है, जैसा आपको फीचर्स चाहिए उस हिसाब से आप लोग अपनी बाइक चूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास इसका ये सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, लेकिन ये स्प्लिट सीट के साथ में भी आती है, और वहाँ पर ये ग्रैब रेल्स भी थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी हमको देखने को मिलती है। ड्रम ब्रेक्स का भी ऑप्शन है, डिस्क ब्रेक्स का भी ऑप्शन है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस बजाज ने हमको यहाँ पे दे रखे हैं। और हाँ भाई इस बार बाइक के ग्राफिक्स टोटली चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर इस बार आपको एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स भाई रियल कार्बन फाइबर तो नहीं है, लेकिन देखने में तो उस जैसा ही लग रहा है। और यहाँ पर बजाज ने एक और बढ़िया काम किया है कि फ्यूल टैंक पे ना कोई स्टिकर चिपका के नहीं दिए है। यहाँ पे जो आपको रेड कलर दिख रहा है नीचे कार्बन फाइबर टाइप का है, ये भाई टोटली पेंट जॉब कर रखी है, लेकिन सिर्फ फ्यूल टैंक पर। आगे का जो ये पार्ट है या फिर यहाँ पे ये भाई स्टिकर ही लगा रखे हैं, लेकिन कम से कम फ्यूल टैंक पे तो बजाज ने स्टिकर चिपका के नहीं दिए है। ये एक अच्छी चीज़ लगी है मेरे। और अब हम आते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले बाइक के हेडलाइट सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर वही पुराना हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट सेटअप मिल रहा है। ऊपर के साइड में 2 पायलट लैंप्स भी है। डिमांड तो थी भाई एलईडीज़ की, और सेगमेंट की सारी बाइक्स एलईडीज़ के साथ में आ भी रही है, लेकिन इस बाइक में अभी भी आपको हैलोजन ही मिल रहा है। हालांकि लुक्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं भाई इस बाइक के। मेरी ये पर्सनल फेवरेट बाइक है इस सेगमेंट में इन टर्म ऑफ लुक्स। आप लोगों की कौन सी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी की चीज़ें ये भाई बिल्कुल सेम ही है। वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, वही टायर का साइज़ है, वही डिस्क का साइज़ है। और हाँ भाई इस बाइक के फ्रंट डिस्क ब्रेक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हमारे पास ये बाइक है भी पिछले 1-1.5 साल से, तो इसलिए मैं आपको कुछ बातें इसकी बता सकता हूँ कि इसकी कौन सी चीज़ कैसा परफॉर्म करती है। फ्रंट डिस्क काफ़ी बढ़िया है, लेकिन रियर ड्रम ब्रेक्स ज़्यादा खास नहीं है। और अब भाई मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। यहाँ पर इसमें जो इंजन काउल टाइप का मिल रहा है ना, इसके बीच में जो ये प्लास्टिक का पार्ट लगा के दिया गया है, ये भाई आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। मतलब फ्रंट वाले टायर से जब ये मिट्टी उड़ के यहाँ पे जाती है ना, और इसके अंदर की साइड में इकट्ठा हो जाती है, उसको साफ़ करना भाई एक अलग ही लेवल का हेडेक है। मेरी एनएस में ये बीच वाला पार्ट नहीं है, तो वो आराम से साफ़ हो जाती है, प्रेशर मारो सारी मिट्टी साफ़ हो जाएगी। लेकिन इसमें जब अंदर की साइड में मिट्टी फंसती है ना, इसको साफ़ करना भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और अब अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो वही सेम इंजन है 124.38 सीसी का। सारे स्पेक्स वही बिल्कुल सेम है। मेन बात तो भाई माइलेज पर आगे अटकती है, जब कंपनी कुछ क्लेम करती है और रियल लाइफ में हमें मिलता कुछ है। तो इस चीज़ का बस एक ही सॉल्यूशन है, रियल लाइफ माइलेज टेस्ट। अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस बाइक के माइलेज टेस्ट की वीडियो मैं बना दूं, तो जाके भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना जल्दी भाई इस बाइक के माइलेज टेस्ट की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सेम है। अब हम बढ़ते हैं बाइक के सबसे बड़े अपडेट की तरफ। इस बार बाइक में हमको फुल्ली डिजिटल मिलने वाला है। ये वही है भाई जो कि एनएस सीरीज में अभी इन लोगों ने दिया था, लेकिन इसमें से भाई एक बहुत ज़रूरी फीचर बजाज वालों ने काट लिया है। यहाँ तक कि अपनी प्लेटिना में भी ये उस फीचर को दे रही है, लेकिन इस बाइक में से वो क्यों काट लिया मेरी समझ में नहीं आया। भाई इस बाइक में हमको गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिल रहा है। पल्सर 125, पल्सर 150, पल्सर 220 SF में भी गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है। सिर्फ ये 3 पल्सर अब ऐसी बची है जिसमें ये वाला फीचर नहीं है। पिछले 2 साल से हम इस फीचर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई बजाज ने ये वाली कॉस्ट कटिंग क्यों की है मेरे तो ये समझ में नहीं आया। और बाकी के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन भी दे रखा है भाई। और एक और नया बटन जो यहाँ पे ऐड ऑन किया है वो ये वाला है।
मतलब अब हाई लो बीम को भी आप इसी बटन से कंट्रोल कर सकते हो और पासिंग के लिए भी यही वाला बटन है। अब भाई एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो ये वाला हो ही गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। बाइक की थोड़ी सी फिट एंड फिनिश भी मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी है, मतलब पैनल गैप्स ना ऐसे ही है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो चलो प्लास्टिक का पार्ट है, यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे कैसे हिल रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें भाई बजाज को जरूर सुधार लेनी चाहिए अपनी बाइक्स में। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि मेरे को हाईलाइट करना है, वो है बाइक के रियर ड्रम ब्रेक्स, जो कि इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हैं। मतलब पता नहीं पल्सर्स के साथ ये कैसी प्रॉब्लम है, जिसमें भी पीछे की साइड में हमको ड्रम ब्रेक मिलते हैं वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब ये वाली चीज़ पता नहीं भाई कब सुधारेगी बजाज अपनी। एनएस में तो सुधार लिया, लेकिन इसके मेरे को अभी भी उतने ज़्यादा खास नहीं लगे हैं। तो ये एक चीज़ बेटर करनी होगी बजाज को। लेकिन एक चीज़ जो भाई बजाज ने काफ़ी टाइम से बढ़िया कर रखी है, वो है रियर साइड का सस्पेंशन सेटअप। मतलब यहाँ पर ना आपको नॉर्मल सस्पेंशन सेटअप के साथ में भी नाइट्रोक्स फील्ड दे रहे हैं बजाज वाले, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब एक चीज़ जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है इस बाइक में, वो है इसकी गियर शिफ्टिंग। मतलब शिफ्टिंग में तो हल्का हल्का जर्क इसमें पहले से ही है, हालांकि अब थोड़ा सा बेटर कर दिया है वो जर्क बजाज ने। लेकिन एक चीज़ अब भी है, इसकी जो गियर शिफ्ट करने की पोजीशन है ना, ये भाई बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी जैसी हाइट के बंदों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पीछे की साइड में जब ये वाला पैडल हम लोग दबाते हैं ना, तो पैर की जो पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बन पाती है। तो ये एक चीज़ सुधार लेनी चाहिए। जब भाई मैंने इस बाइक का नॉसिफ रिव्यू बनाया था, तब भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि इसका ये गियर शिफ्ट करते टाइम ना जो पैर की पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बनती, तो मुझे ना ऐसे इसके गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। और बाकी की चीज़ें वही है, वही साइड गार्ड है, लेडीज़ फुटरेस्ट है, हेलोजन इंडिकेटर्स मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, तो भाई इनके टूटने का खतरा तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। और ग्रैब रेस भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस वाली बाइक की। स्प्लिट सीट के साथ अगर आप लोगे तो वहाँ पे वो स्पोर्टी सी मिलती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इनको पकड़ के बैठना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। रियर साइड में एलईडी टेल लैंप्स है, नंबर प्लेट के लिए एक सेपरेट लाइट है रिफ्लेक्टर के साथ में, वही बड़ा सा मडगार्ड पल्सर का। रियर साइड में भाई हमको 100 सेक्शन का टायर मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कम 110 सेक्शन का तो होना ही चाहिए इसमें भी और NS 125 में भी। अब एक लास्ट चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा तगड़ी लगती है इस बाइक की, वो है इसके क्लिप ऑन हैंडल बार्स। मतलब इस सेगमेंट में तो इस बाइक की हैंडलिंग को कोई और बाइक मैच नहीं कर सकती है। हाई स्पीड पर, लो स्पीड पर टर्न करते समय जो इसकी हैंडलिंग है ना भाई आउटस्टैंडिंग है। ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स गजब की स्टेबिलिटी दिखाते हैं, अलग ही मज़ा आता है भाई इस बाइक को राइड करने में। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है पल्सर। और भाई बाकी की चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी वही सेम ही है, इसकी कुछ ज़्यादा बताने लायक है ही नहीं। ड्राइव रिव्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इंजन बिल्कुल सेम ही है, पहले जैसा ही परफॉर्म कर रहा है। अब भी जिस चीज़ का सेंस बन रहा है वो है माइलेज टेस्ट, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना, जल्द से जल्द मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो भाई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।